Hi friends, welcome on Europedia, and this video is related to the interview of Assistant Central Intelligence Officer ACIO Grade 2 Technical as well as Non-Technical Executives। अभी सितंबर में टेक्निकल के इंटरव्यूज चल रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और एग्जीक्यूटिव्स का लिस्ट आ चुका है और उनके इंटरव्यूज़ भी जल्दी स्टार्ट होंगे और सितंबर अक्टूबर में उनके इंटरव्यूज़ हैं। अगर आपकी लिस्ट में नाम है और आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO पोस्ट के लिए, योरपीडिया बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां आप तैयारी कर सकते हैं एंड आई थिंक द ओनली प्लेटफॉर्म। रीज़न फॉर दैट, इस इंटरव्यू के लिए आपको एक तो बहुत सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको बहुत से मॉक लगाने पड़ेंगे HR से रिलेटेड, जो आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो है क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और केस स्टडीज़। अगर आप इंटरव्यू में ये एश्योर करवा दो पैनल को, जिसमें 2 या 3 लोग होते हैं, जिसमें 2 IPS ऑफिसर और एक साइकोलॉजिस्ट, उनको अगर आप ये एश्योर करवा दो दैट यू हैव रियल पैशन टू सर्व फॉर द कंट्री, किसी क्वेश्चन के थ्रू वो ट्राई करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आप ये एश्योर करवा दो कि आप में वो पैशन है, दे विल टेक यू। ये इंटरव्यू बाकी सारे इंटरव्यू से अलग होता है क्योंकि बाकी इंटरव्यूज़ में वो नॉलेज चेक करता है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स का नॉलेज चेक कर लिया, आपके अपने सब्जेक्ट्स का नॉलेज चेक कर ली, पर्सनैलिटी देख ली। यहाँ पे कुछ चीज़ें चेक करते हैं वो, जैसे क्या आप पर्टिकुलर सिचुएशन में जो डिसीज़न है जो प्रो नेशन होना चाहिए वो ले पाते हैं कि नहीं, आपका क्या पर्सपेक्टिव है कंट्री को लेके, आप इस जॉब में आना क्यों चाहते हैं, पैशन है या वैसे ही यू आर जस्ट लुकिंग इट एज अ जॉब, नौकरी सरकारी नौकरी है कि आप उसके लिए जा रहे हैं या पैशन है आपको। अगर आपने किसी न किसी तरीके से प्रूव कर दिया देन यू विल बी इन। जो आपका इवन गैप होता है, कई स्टूडेंट्स बोलते हैं सर गैप ट्रबल तो नहीं होता, ट्रबल गैप नहीं है, लेकिन अगर आप ये एश्योर करवा दें कि मैं इतने साल से मेहनत कर रहा हूँ सर इस जॉब में जाने के लिए, या मेरे को कंट्री की जॉब के लिए जाना है, मेरे को प्राइवेट सेक्टर जॉब तो मिल रहा था लेकिन आई वॉन्ट रियली गुड जॉब, देन दे विल टेक यू। एंड फ्रेंड्स, नाउ इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपको जब जाना है इंटरव्यू के लिए तो आपके पास 2-3 डॉक्यूमेंट होने चाहिए जहाँ से आप तैयारी करें। एक, इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में इंफॉर्मेशन है क्या, वो जो ये डॉक्यूमेंट आपके पास 41 पेज का, इसको ले लें आप, योरपीडिया का डॉक्यूमेंट। दूसरा, करंट में जो इश्यूज चल रहे हैं, जो करंट न्यूज़ हैं, करंट अफेयर्स हैं, करंट इश्यूज़ हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकल सारे नहीं, ऐसे नहीं कि सब इकोनॉमी पूछ लेगा आपसे या कुछ और, नहीं, वो जियोपॉलिटिकल, जैसे मणिपुर का इशू चल रहा है, बांग्लादेश का इशू चल रहा है, यूक्रेन का इशू चल रहा है, रशिया का इशू चल रहा है, इंडिया के अपने इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, ये वाले इन टॉपिक्स के ऊपर नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए। अपनी स्टेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, ये अगर आपने, प्लस केस स्टडीज़। योरपीडिया आपको 4 डॉक्यूमेंट्स देगा, एक डॉक्यूमेंट तो ये है जो इंटरव्यू डॉक्यूमेंट, IB के बारे में, IB का वेबसाइट आप जानते नहीं हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो का अपना वेबसाइट नहीं है, तो जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे हमने गैदर की, जो इंटरनेट से मिल पाई, जो हमने गैदर की, वो आपको दे रहे हैं। दूसरा, करंट रेलिवेंट इश्यूज़, जो डॉक्यूमेंट आपका 50-100 पेज का होगा, सारे जो इश्यूज चल रहे होंगे वो आपको उसमें डाल दिए जाएंगे। तीसरा, केस स्टडीज़, कि किस तरह की केस स्टडीज़ आपसे सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनका आंसर क्या हो सकता है। और चौथा, HR रिलेटेड क्वेश्चंस, क्या आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा और उनका बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो ये 4 डॉक्यूमेंट आप योरपीडिया का लेके अच्छे तरीके से पढ़ के और योरपीडिया के मेंटर के साथ मॉक्स लगाओ, रिपीटेडली मॉक्स लगाओ। अगर आपका नाम इसमें है लिस्ट में, तो मेरे को लगता है आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके आगे जाना चाहिए। एंड इंडिया का जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो योरपीडिया है, यू कैन प्रिपेयर ऑन दैट। अभी डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे दूँ, ये क्या है। सो ये जो डॉक्यूमेंट है आपका, हाँ जी, ये जो डॉक्यूमेंट है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट, जो आपका सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल एंड ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव 2023, क्योंकि एग्जाम तब हुआ था उसके लिए, और आप जानते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, उसके लिए एक डॉक्यूमेंट है। वेबसाइट नहीं है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने गैदर की है इंटरनेट से, वो इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको पता होनी चाहिए।
इंटेलिजेंस ब्यूरो इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी और काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस। जैसे इंडिया का इंटेलिजेंस एजेंसी है, काउंटर इंटेलिजेंस मतलब अगर कोई और आपके ऊपर इंटेलिजेंस लगा रहा है तो उसका पता होना चाहिए आपको। ये 1887 में जब ब्रिटिश यहाँ पे थे, सेंट्रल स्पेशल ब्रांच, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिटिश इंडिया का, बनाया गया था और ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड का। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिकॉज ब्रिटिश उस टाइम पे वर्ल्ड में रूल किया करते थे, तो सेंट्रल स्पेशल ब्रांच इसका नाम था और ये 1887 में बना था। फिर इसका नाम, इसका 1968 तक तो डोमेस्टिक फॉरेन दोनों को हैंडल करता रहा। फिर आप जानते हैं फॉरेन का एक्सटर्नल जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है वो रॉ देखता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग देखता है, और जो इंटरनल इंटेलिजेंस का जो काम था, डोमेस्टिक इंटेलिजेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, वो आईबी को दे दिया गया। तो आईबी और आरएडब्ल्यू अब दो ऑर्गेनाइजेशन, दो विंग्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। तपन डेका जी ने रिटायर हो जाना था इस बार जून में, लेकिन उनको जो है 1 साल का एक्सटेंशन मिला है और वो अभी भी जो हैं वो इसके डायरेक्टर हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के। करंट डायरेक्टर तपन डेका है और नॉर्मली जो डायरेक्टर होता है वो आईपीएस ऑफिसर होता है। थोड़ी सी हायरार्की पता होनी चाहिए कि पहले डिप्टी डायरेक्टर, फिर ज्वाइंट डायरेक्टर, फिर एडिशनल डायरेक्टर। आपको पता होना चाहिए कि साहब डायरेक्टर के नीचे, डायरेक्टर के थोड़ा सा नीचे एडिशनल डायरेक्टर, फिर ज्वाइंट डायरेक्टर, फिर उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर, ऐसी पोस्ट होती हैं। सो आईबी का काम क्या होता है? इंटेलिजेंस गैदरिंग करना और एग्जीक्यूट करना। ओनली इंटेलिजेंस को गैदर करना नहीं, उस इंटेलिजेंस को एनालिसिस करना और फिर उस एनालिसिस के बाद इंप्लीमेंट या एग्जीक्यूट करना। 3 चीज है। गैदर करना, उसमें इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी का रोल आता है, जो टेक्निकल विंग है, ये जो इस जॉब का असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, टेक्निकल जो विंग है वो इंटेलिजेंस गैदरिंग करने के लिए जो टूल्स, टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, उसके बाद उसका एनालिसिस करना और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना। तो एग्जीक्यूट जब करने वाली बात आएगी तो एग्जीक्यूटिव्स का रोल वहाँ पे आता है। लेकिन आप सब लोगों को पता होना चाहिए, मैं कॉमन डॉक्यूमेंट आपको दे रहा हूँ। ये कॉमन डॉक्यूमेंट इसलिए आपको दे रहा हूँ कि थोड़ा सा नॉलेज एग्जीक्यूटिव्स को दूसरी चीज़ का और टेक्निकल जो ऑफिसर बनने वाले हैं उनको एग्जीक्यूटिव का थोड़ा सा रोल, नॉलेज पता होना चाहिए। इसलिए कॉमन डॉक्यूमेंट रखो और आप थोड़ा सा इसको पढ़ के जाना। अब ये लार्जली जो ब्यूरो है उसमें जो एम्प्लॉइज होते हैं वो आईपीएस एंड रेवेन्यू सर्विसेज या मिलिट्री की तरफ से आते हैं। डायरेक्टर जो है वो हमेशा आईपीएस ऑफिसर होता है और ये बेसिकली एक रिकमेंडेशन दी थी हिम्मत सिंह कमेटी ने, जिन्होंने ऐसा बोला था कि ये आईपीएस ऑफिसर होने चाहिए। इनकी अपॉइंटमेंट जो की जाती है वो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है कैबिनेट की, और उन्होंने किया। इनको 1 साल का, तपन कुमार डेक्का जी को 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी हैं और तपन डेक्का जो है वो डायरेक्टर हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के। इंडिया और इंडिया के नेबरहुड में क्या चल रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, सो वो इंटेलिजेंस ब्यूरो थोड़ा सा देखता रहता है। नेबरहुड में भी देखता रहता है, ऐसा नहीं कि रॉ ही देखेगा, बट थोड़ा सा पता होना चाहिए क्योंकि वो नेबर जो हैं हमारे वो इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, साथ में हैं। जैसे बांग्लादेश में जो इशू हो रहा है ऑब्वियसली इंटेलिजेंस ब्यूरो उसमें इन्वॉल्व होगा। उसके बाद 1968 के बाद ये लार्जली रॉ इसको काम को देख रहा है। आप जानते हैं जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं अभी व्लादिमीर पुतिन, वो अर्लियर केजीबी में उन्होंने काम किया था, केजीबी के चीफ रह चुके हैं वो। और सोवियत मतलब जो अब रशिया जिसको बोलते हैं, उसने आईबी को ट्रेन किया है। सो सोवियत यूनियन फिर 1991 में कोलैप्स कर गया, तब से आईबी जो है ट्रेनिंग मेरे को नहीं लगता वहाँ पे चल रहा है, लेकिन ये है। इंडियन जो डिप्लोमेट हैं, जज हैं, जब ओथ मिलती है, जब भी कोई बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठेगा, मेन इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठेगा, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो से उसका इन्वेस्टिगेशन पहले उसे क्लियरेंस लेना पड़ता है कि आईबी के हिसाब से वो ठीक है कि नहीं। काउंटर इंटेलिजेंस प्रोग्राम, देखो सीआईए जो पाकिस्तान का इंटेलिजेंस एजेंसी है, आईएसआईज है, सीआईए है, ये अमेरिका का इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये भी इंटेलिजेंस गैदर करते रहते हैं। काउंटर इंटेलिजेंस मीन्स कि जो बाकी कंट्री की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है आपसे जो इंटेलिजेंस गैदर कर रही है उसको गैदर करने से रोकना। इंडियन न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट था पोखरण 2, जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1974 में पोखरण 1 हुआ था, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, एंड
1998 में जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे तो पोखरण 2 हुआ था। उस टाइम पे किसी को पता ना चले, और किसी को पता चला भी नहीं। इसमें बहुत बड़ा रोल था आईबी का, किसी को पता नहीं चला। काउंटर इंटेलिजेंस इसी को बोलते हैं। टेरर मॉड्यूल्स, कोई टेरर स्लीपर सेल है, कोई टेरर मॉड्यूल चला रहा है और मुंबई में अटैक हुए तो पहले ही बता दिए कि हाँ सब अटैक हो सकते हैं, कोई ट्रबल आ सकता है, तो पहले ही बता देना कि ऐसा कोई अटैक हो सकता है। ये सारा रोल आईबी का है। आईबी आपको इसके बारे में बताए कि ऐसा कुछ होने वाला है। जो आरएडब्ल्यू फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, कुछ नाम आपको पता होना चाहिए। आरएडब्ल्यू इंडिया का, सीआईए यूएस का, मोसाद काफ़ी न्यूज़ में था। अभी मोसाद ने जो एक हमास के चीफ को न्यूट्रलाइज किया ईरान के अंदर, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। आईएसआई पाकिस्तान का, M16 यूके का, तो ये आपके अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं फॉरेन की कंट्रीज़ की। थोड़ा सा नाम याद कर लेना, ये आपको दे रहा हूँ इसका डाटा, ये डॉक्यूमेंट है, इसको गो थ्रू कर लेना आप। अलग अलग कंट्रीज़ और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी के नाम अगर इंटरव्यू में वैसे पूछ ले तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। मैंने बताया आपको कि कुछ डॉक्यूमेंट हैं, टेबल पे रखो और उन डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाना। किसी भी कंट्री की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो होती हैं, इंटरनल होती हैं, एक्सटर्नल होती हैं, या कंबाइन भी हो सकती हैं, उनका रोल क्या है? कलेक्ट करना, एनालिसिस करना और यूज करना इंफॉर्मेशन को, सो दैट कंट्री को प्रोटेक्ट किया जा सके। देखो तीन चीज आती है, कलेक्ट करना इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू भी कलेक्ट की जा सकती है, ह्यूमन बीइंग के थ्रू भी कलेक्ट की जा सकती है, या अदरवाइज कलेक्ट की जा सकती है। इसलिए रोल जो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, टेक्निकल एग्जीक्यूटिव, दोनों का कंबाइन भी आता है। इंफॉर्मेशन गैदर करना ओनली टेक्निकल का रोल नहीं है, एग्जीक्यूटिव का भी है। फिर उसको एनालिसिस करना, स्टडी करना, फिर उसका यूज करना। और मेन पर्पस क्या है? कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी, और उसमें मिलिट्री, फॉरेन पॉलिसी, सारी चीजें आपकी लिंक होती हैं, अकॉर्डिंगली डिसीजन होता है। तो वो इसी को बोल दो, गैदरिंग, एनालिसिस, यूजिंग द इंफॉर्मेशन, वो सेम ही चीज है। थोड़ा सा जरूर पढ़ के जाना है। अर्ली वार्निंग देना, जैसे भाई 26/11 हुआ, मुंबई अटैक हुआ, पता क्यों नहीं चला हमें, तो इसको बोलते हैं अर्ली वार्निंग। अभी एक मूवी आप लोग देख रहे हैं कंधार वाली, वो IC-814 हवाई जहाज नेपाल से अमृतसर आया, तो वो जो वहाँ पे बैठा था, वो अगर आपने मूवी देखी होगी, जो एजेंट था वो बेसिकली इंटेलिजेंस का था। इंटेलिजेंस उसने पहले बता दिया कि साहब ऐसे ऐसे कुछ होने वाला है, तो वो बताते हैं पहले, अर्ली वार्निंग देते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट, अगर कोई क्राइसिस आ जाए, फिर उस टाइम पे जितने भी लोग थे, वो आईबी वगैरह के लोग आपके वहाँ जो नजर आ रहे थे, वो इंटेलिजेंस के लोग नजर आ रहे थे। मिलिट्री इंटेलिजेंस, मिलिट्री भी आपका नेशनल सिक्योरिटी में कोऑपरेट करता है। तो कंधार वाली मूवी अगर आपने देखी होगी, आप ये फील कर पाएंगे जो मैं बोल रहा हूँ, वो सारे इकट्ठे होकर काम करते हैं। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सेफ गार्ड करना, रिलीज ना करना किसी को, नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना, काउंटरिंग द एडवर्सरीज, जो कोई नुकसान कर सकता है कंट्री को, उसको रोकना। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम यही है, काउंटर इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, गैदरिंग। अगर पूछ ले कि आपको आइडिया है इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या करता है? हाँ सर, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो इंफॉर्मेशन जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है उसको गैदर करना, एनालिसिस करना, उसको और एग्जीक्यूट करना, फिर ऐसे ऑपरेशंस उसमें डील करता है। ये बहुत ही सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ से पता लग सकता है आपको कि इसका कोई अपना वेबसाइट नहीं है। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, ऑपरेशन किसी को पता नहीं होते, ना हमें वो पता करने की रिक्वायरमेंट है। तो जो हमें पता होना चाहिए वो ये कि और भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इंडिया में। रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, डायरेक्टोरेट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस है, DMI है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो है। इसका जो रोल है आईबी का, वो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के अंदर है। एक्यूरेट इंटेलिजेंस, पोटेंशियल थ्रेट अगर नेशनल सिक्योरिटी को कोई हो सकता है तो उसको रोकना। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। उसके जो रोल्स हैं, बार बार वही चीज़ देख रहे हैं, लेकिन आपने इसमें से कुछ पॉइंट्स याद करने। गैदर एंड एनालाइज इंटेलिजेंस, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, टेररिज्म से रिलेटेड, एस्पियोनेज से रिलेटेड कोई गड़बड़ करता है अगर, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, काउंटर इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म। तो इंटेलिजेंस, टेररिज्म, काउंटर इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म। नेशनल सिक्योरिटी क्लियरेंस गवर्नमेंट ऑफिशियल को प्रोवाइड करना, मैंने बताया जजेस वगैरह को। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिकल जो है, अगर सपोज न्यूक्लियर कहीं रिएक्टर है तो इंटेलिजेंस वाले देखते रहते हैं कि कहीं ट्रबल तो नहीं है कुछ। इंडियन आर्म फोर्स और बाकी जो एजेंसीज है उनको भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर करना। अब
क्योंकि ये डॉक्यूमेंट मैंने टेक्निकल ऑफिसर एंड एग्जीक्यूटिव्स के लिए कॉमन बनाया है और इसमें एग्जीक्यूटिव्स भी इसको पढ़ के जाएं। तो बेसिकली ये जो आपके ACIO हैं, बेसिकली आप ये देख लेना यहाँ पे, ये ACIO, इनका भी जो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर है उनका भी सेम रोल होता है, बट यहाँ पे आप ACIO गैदरिंग एनालाइजिंग इंटेलिजेंस ऑन टेक्निकल मैटर्स, ये सारे का सारा चीज़ उनका ये काम होता है, और साइबर थ्रेट, ये सारे के सारा चीज़, और कुछ स्पेसिफिक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ACIOs का जो है वो बेसिकली यहाँ मेंशन्ड है, इसको आप गो थ्रू करके जाएं। इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, मॉनिटर करना, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या चल रही हैं, पोटेंशियल थ्रेट क्या हैं, टेक्निकल काउंटर इंटेलिजेंस स्ट्रेटजीज़ को बनाना, टेक्निकल सपोर्ट देना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्या आपको आइडिया है एज असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर व्हाट योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर गोइंग टू बी, क्या आपको आइडिया है, तो यहां से आप बताना हाँ सर, इंटेलिजेंस गैदर करना, कलेक्ट करना, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करके जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, साइबर थ्रेट वगैरह का पता लगाना, मॉनिटर करना, असेसमेंट करना, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या चल रही हैं, पोटेंशियल थ्रेट का पता करना, जो ऑपरेशंस हैं उनको एग्जीक्यूट करना, जो बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जो लॉ को एनफोर्स करवाती हैं, उनको सपोर्ट देना, जैसे मिलिट्री जितना भी है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वगैरह, सारे के सारे ये इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना। तो ACIO जो टेक्निकल विंग है उसको स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए टेक्निकल अपनी फील्ड का, और इनको एज अ टीम में वर्क करना होता है। ACIO के साथ आपके JIO जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर भी काम करते हैं। असिस्टेंट एंड जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल मोर और लेस सेम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी अलग है। कुछ एग्जांपल्स, जैसे फॉरेन मीडिया को देखते रहना, सोशल मीडिया को ऑब्जर्व करना, प्रोग्राम्स को देखना, एनालिसिस करना, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनके साथ शेयर करना इंफॉर्मेशन, ये सारा। देखो क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ये होनी चाहिए ACIOs के अंदर। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर जो हैं उनके अंदर ये स्किल्स होना बहुत जरूरी है, उनको ये पता होना चाहिए कि कैसे है ये सारा। अब एग्जीक्यूटिव जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टेक्निकल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। जैसे अगर आप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखेंगे तो उनकी है लीडरशिप रोल देना, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, जैसे प्लानिंग करना, कोई चीज पॉलिसी है तो उसको एग्जीक्यूट करना, क्योंकि एग्जीक्यूटिव्स हैं, इनका काम है प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइज करना, कोऑर्डिनेशन करना, कोलैबोरेट करना। तो जो टेक्निकल विंग है और जो एग्जीक्यूटिव विंग है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिसोर्स एलोकेशन, कोऑर्डिनेशन करना, इंटेलिजेंस एजेंसीज के बेस में क्राइसिस मैनेजमेंट को हैंडल करना, सारा मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, ये सारा रोल जो है ये एग्जीक्यूटिव्स का है। काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, इंडियन इकोनॉमी को भी थ्रेट है अगर तो ये उसमें देखते हैं। इसके साथ साथ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ACIO जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी है इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंटेलिजेंस एनालिसिस, काउंटर इंटेलिजेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, ये चीजें। अब साथ में साइबर अटैक क्या होता है, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे जो दिया है, आपको पता होना चाहिए साइबर अटैक किसको बोलते हैं, क्योंकि कुछ मेन टर्मिनोलॉजीज हैं। हैकिंग किसको बोलते हैं, साइबर अटैक क्या होता है, कंप्यूटर को अगर डैमेज कर दिया जाए, सिस्टम को, नेटवर्क को डैमेज कर दिया जाए, जैसे कोई मालवेयर को इंस्टॉल कर दिया जाए, साइबर अटैक उसको बोलते हैं। कई फॉर्म होते हैं उसके, जैसे मालवेयर, फिशिंग, डिनायल ऑफ सर्विस, मैन इन द मिडल अटैक्स, जीरो डे अटैक्स, ये कुछ नाम है। टेक्निकल जो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ACIO टेक्निकल जो हैं उनको तो सारे देखने हैं, उनको पता होना चाहिए। जो नॉन टेक्निकल है उनको बस इतना पता होना चाहिए कि साइबर अटैक कोई करके चीज होती है और उसका इंपैक्ट क्या होता है। साइबर अटैक जो है गवर्नमेंट के सारा सिस्टम रोक सकता है, बिजनेसेस को हैम्पर कर सकता है, इवन हवाई जहाज जो उड़ रहे हैं वो भी सारे इंटरनेट और नेटवर्किंग के थ्रू है, उसको रोक सकता है, डैमेज कर सकता है सारा का सारा। कैसे अपने आप को रोकें साइबर अटैक से,
पासवर्ड रखें, ऑथेंटिकेट करें, और कोई भी अगर आपको फ़ोन या मेल जो सस्पिशियस है, कंफर्म नहीं है, उसको ना यूज़ करें। ये सारा चीज़ करेंगे। मालवेयर एक बेसिकली सॉफ्टवेयर है, मैलिशियस मतलब खतरनाक सॉफ्टवेयर, और कई फॉर्म होते हैं। जैसे आपने सुना होगा भी कंप्यूटर में वायरस आ गया, वायरस यही है, सॉफ्टवेयर है। वॉर्म्स, ट्रोजन, रैनसमवेयर, स्पाईवेयर, ये सारे उसके नाम हैं, और कई तरीके से इसको लॉन्च किया जा सकता है। अब देखिए, आप अगर इंटेलिजेंस ऑफिसर बन रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ का पता होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा जो थ्रेट है इंटरनल सिक्योरिटी को, वो ये डिजिटल ड्रिवन है। तो मालवेयर क्या होता है? डाटा को चुराया जा सकता है, ऑपरेशंस को डिसरप्ट किया जा सकता है। देखने को चीजें टेक्निकल लग रही हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव भी जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, उनको भी इसका आइडिया होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव को इसका अच्छा आइडिया होना चाहिए। फिशिंग क्या होती है? फिशिंग नाम सुना है आपने? फिशिंग होती है झूठ बोलना, सोशल इंजीनियरिंग अटैक। बेसिकली आप ऐसे मैसेज भेजोगे, ऐसा लगेगा कि नहीं रेप्यूटेड आदमी से आया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से मैसेज आ गया, ऐसा मैसेज आया, आपको लगेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से आ गया। सोफिस्टिकेटेड होते हैं, और जो टेक्स्ट है बड़ा कन्विंसिंग लगेगा कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, लेकिन आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, ये फ्रॉड है। काउंटर इंटेलिजेंस क्या होता है? अगर कोई फॉरेन की कंट्री है, जैसे इंडिया का इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वैसे फॉरेन कंट्रीज का भी है, आईएसआई है, या बाकी कंट्रीज का भी है, उनके खासकर उनका जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनकी तरफ से जो इंटेलिजेंस गैदरिंग हो रहा है इंडिया का, उसको काउंटर करना। भाई वो हमारे ऊपर इंटेलिजेंस ना लगाए, उसको न्यूट्रलाइज करना नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे पाकिस्तान के कई एजेंट्स है, चाइना का कोई एजेंट इंडिया का न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन देख रहा है, सब कर रहा है, तो हमें पता होना चाहिए। ये जो काउंटर इंटेलिजेंस है बड़ा कम्प्लेक्स होता है। इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस, ये कम्प्लेक्स एक्टिविटी है, कई तरीके से होता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है, सिग्नल इंटेलिजेंस होता है, इमेजिनरी। तो टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन मिलके काम करता है इसमें, और उसको गैदर करने की ट्राई करते हैं। सबसे बड़ा काम जो इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस का है, वो फॉरेन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को एक्सप्लॉइट करना, उनको ऑब्जर्व करना, देखते रहना। नेशनल सिक्योरिटी में काउंटर इंटेलिजेंस का बहुत क्रिटिकल रोल है, और हाईली स्किल्ड होते हैं काउंटर इंटेलिजेंस ऑफिसर। पहले तो आप इंटेलिजेंस ऑफिसर बन जाओ, इंटेलिजेंस ऑफिसर बनोगे, इंटेलिजेंस गैदरिंग, एनालिसिस, वो सारा करना स्टार्ट करोगे, उसके बाद आप दूसरों को भी समझोगे, तब आप जाके काउंटर इंटेलिजेंस ऑफिसर बन सकते हो। क्या काउंटर इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ है आपकी? दूसरों को मॉनिटर करना, उनकी एक्टिविटीज़ को, बैकग्राउंड देखना उनका, एस्पियोनेज, सैबोटेज, ये टर्म्स थोड़ा सा आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इसको इंटरनेट पे डालोगे तो ये टर्म्स आपको पता भी लग जाएंगे। सैबोटेज क्या होता है, एस्पियोनेज क्या होता है, टर्म आपने सुनी है, कई बार इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है कि आपने क्या ये टर्म सुनी है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी मेजर्स को यूज करना, कोऑर्डिनेट करना, तो ये सारा काउंटर इंटेलिजेंस है। एस्पियोनेज होता है इंफॉर्मेशन गैदर करना किसी कंपटीटर की बिना उसके नॉलेज के। मिलिट्रीज में होता है, इकोनॉमिक डाटा में हो। एस्पियोनेज बेसिकली जासूसी, एस्पियोनेज जासूसी की एक फॉर्म है। सैबोटेज होता है डैमेज कर देना, एस्पियोनेज होती है जासूसी, डैमेज नहीं करना, बस इंफॉर्मेशन गैदर करना। लेकिन सैबोटेज होता है भाई मैंने डैमेज भी कर दिया, हार्म भी कर दिया, जैसे अटैक कर दिया, सैबोटेज है। अगर इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो तो एस्पियोनेज, अगर डैमेज कर रहे हो तो सैबोटेज। कुछ एग्जांपल हैं जो आप पढ़ लेना, सैबोटेज और एस्पियोनेज के, पता होना चाहिए आपको। और एज इंटेलिजेंस ऑफिसर बनने वाले हो तो यार ये डॉक्यूमेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। क्या करना है अगर एस्पियोनेज, सैबोटेज हो जाए? अब ये सारे क्वेश्चन में जो कई केस स्टडीज बनती हैं कि भाई आप ऐसे जा रहे थे और ऐसा हुआ, उसने ऐसे कर दिए, तो आप इस चीज को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? अगर आप एक, मेरे को याद है पिछली बार जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर का जो इंटरव्यू में एक केस स्टडी पूछी गई थी कि अगर आपने किसी इंडिविजुअल को जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, बहुत ही सीक्रेट है, बहुत ही क्रिटिकल है, किसी को पता ना चले, कैसे पहुंचाओगे? आप फोन करेंगे, टैप होते हैं, मेल करेंगे, पता लग सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करना नहीं,
बिना वहां गए, आपने बिना कोई मोड को यूज किए उस तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाओगे, ये क्वेश्चन था। अगर टेक्नोलॉजी भी यूज करनी है तो सबसे सेफ रूट बताओ कौन सा हो सकता है, कैसे आप पहुंचाओगे, सो दैट अगर कोई आपके सारा मेल भी एक्सेस कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन उस तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, बीच वाले को पता ना चले, कैसे करोगे। ये ऐसे केस स्टडीज वो आपसे पूछता है, आपकी थिंकिंग चेक करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो है उसका क्या रोल है काउंटर इंटेलिजेंस में। ये टेक्निकल जो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर है उनको ज्यादा पता होना चाहिए, उनको ज्यादा अच्छा नॉलेज इसका होना चाहिए। फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, नाम याद रखना, वीडियो फुटेज को स्कैन करना, सोशल मीडिया इमेजेस को देखना, ये बेसिकली इंटेलिजेंस ऑफिसर को आना चाहिए। मशीन लर्निंग का जो एल्गोरिदम है वो इस चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, जो ट्रैवल रिकॉर्ड हैं उनको चेक करना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चेक करना। तो आज की डेट में ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग है बहुत स्ट्रांग सॉफ्टवेयर है, बहुत स्ट्रांग टेक्नोलॉजीज है जिनको यूज़ किया जा सकता है लोगों को, बेसिकली ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए। पैटर्न, एनोमलीज, अगर आपको लगे कि यार ये आदमी का जो चेहरे के एक्सप्रेशन है ना, कैसे पता लगता है, पूरी भीड़ में कैसे पता लगता है ये टेररिस्ट हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ देखी कि जब कोई गलत काम करने जा रहा होता है आदमी तो उसका अलग तरीके का बिहेवियर होता है, वो अलग तरीके से ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो अलग तरीके से डर रहा होता है। तो फेशियल रिकॉग्निशन से पुलिस वाला ये देख लेगा कि हाँ हमारे सॉफ्टवेयर में ऐसा लग रहा है, ये सस्पेक्ट है, इसको पकड़ो, बुलाओ इसको। जो आदमी बिना डरे जा रहा है उसका पता नहीं चलेगा। तो ऐसे मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम हैं उनसे ये पता लगता है। नई टेक्निक्स और टूल्स डेवलप करना, ऑटोमेट कर देना कुछ टास्क को, रूटीन टास्क को ऑटोमेट कर देना, डाटा एंट्री ये सब चीज़ें ऑटोमेट कर देना। तो यहाँ से केस स्टडीज फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा निकलेंगी। CII के एग्जांपल हैं कुछ। CII क्या करता है, AI को यूज़ करता है सैटेलाइट इमेजनरी फॉरेन इंटेलिजेंस ऑफिसर को ट्रैक करने के लिए। तो CII बहुत टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं लोग करने के लिए। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे कि AI ML का कैसे यूज कर सकते हैं आप काउंटर इंटेलिजेंस में। और इसीलिए देखो टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना, टेक्नोलॉजी यूज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब चीजों से आप टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। डाटा साइंस का कैसे यूज करेंगे इंटेलिजेंस गैदरिंग में। सबसे पहली बात तो डाटा सेट को कलेक्ट करना और उसको एनालिसिस करना डाटा साइंटिस्ट का ही काम है। कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट्स हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ट्रैवल रिकॉर्ड है, बहुत ज़्यादा डाटा होता है। अब डाटा इतना ज़्यादा है कि उस डाटा को आप मैनुअली हैंडल नहीं कर सकते, तो आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो टेक्नोलॉजी ही डाटा साइंस है। न्यू इंटेलिजेंस गैदरिंग टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। इंटेलिजेंस ज़्यादा स्ट्रेटेजिक वर्क के ऊपर फोकस कर सकते हैं, क्या हमें करना है। अगेन कुछ एग्जांपल दूंगा जिसमें जो बेसिकली डाटा साइंस का यूज़ किया गया है इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। जैसे NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, डाटा इकट्ठा करती है कम्युनिकेशन के थ्रू, जो कम्युनिकेशन का डाटा है उसको इकट्ठा करती है। तो ये कुछ अलग अलग कंट्रीज़ के एग्जाम्पल, इनको आप प्लीज़ गो थ्रू करना। और इंटेलिजेंस गैदरिंग में आजकल क्या काम चल रहा है, AI ML क्या है, बहुत से जो इंटेलिजेंस गैदरिंग प्रोसेस है उनको ऑटोमेट कर रहे हैं। डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, पैटर्न रिकॉग्निशन, उनको ऑटोमेट कर रहे हैं, ऑटोमेट हो रहे हैं वो। बिग डाटा एनालिटिक्स एक नई टर्म है। लार्ज डाटा सेट जो हैं उनको पैटर्न्स, एनोमलीज, पैटर्न्स और एनोमलीज जो हैं, मैंने आपको बताया कि एक पैटर्न होता है, नॉर्मल पैटर्न है, एक जो पैटर्न है वो नॉर्मल पैटर्न नहीं है, जिससे एस्पियोनेज और सैबोटेज का पता लग सकता है कि भाई ये जो पैटर्न है ये नॉर्मल पैटर्न नहीं है, नॉर्मल पैटर्न ये होना चाहिए, और आपको पता लगता है कि ऐसा हो गया तो ये पकड़ लो, ये तो एनोमली है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़ का। तो अगर कोई एनोमली है तो पकड़ लो। सोशल मीडिया को मॉनिटरिंग करो। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, जो पब्लिक सोर्स हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करना। तो ये कुछ तरीके हैं। फिर यहाँ पे बताया गया कि कैसे वो गैदर करते हैं। तो ये लार्जली जो डिटेल में पढ़ना है, ये टेक्निकल जो ऑफिसर हैं उनको इसको डिटेल में पढ़ना है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रीसेंट कोई अचीवमेंट्स आप जानते हैं, बता सकते हैं। न्यूट्रलाइजिंग टेररिस्ट थ्रेट, कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हैं।
जैसे 2014 में अगर ऐसा किया, इंडियन मुजाहिदीन जैश मोहम्मद लश्कर तोयबा कई टेररिस्ट थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज किया, एस्पियोनेज को प्रिवेंट किया, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को, इंडियन आर्म फोर्सेस को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स देने वाले 26/11 का बेसिकली इंफॉर्मेशन दे दिया था, कंधार IC-814 का इंफॉर्मेशन दे दिया था। वो हम कर नहीं पाए क्योंकि जो IB का काम होता है वो इंटेलिजेंस देना होता है, लेकिन अगर आपने उस मूवी में देखा होगा, इंफॉर्मेशन अगर कोई दे भी दे, अगला आदमी इंप्लीमेंट ना करे तो ट्रबल होता है, टीम वर्क होती है वो, तो वो चीज़ थी। अमर्जिंग टेक्नोलॉजीज किसको बोलते हैं? अमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वो होती हैं जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और हम उनका यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सी अमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं? ये टेक्निकल लोगों को तो पता होना चाहिए, दूसरों को पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सर, मशीन लर्निंग है, ब्लॉकचेन है, 3D है, रोबोटिक्स है, ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी है, ये सारे के सारे, क्वांटम कंप्यूटिंग है। अब इसका क्या क्या रोल है? क्या रोल है 3D प्रिंटिंग का, कैसे ये कर सकते हैं इसको हम, ये थोड़ा सा अमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का एक नॉलेज आप अक्वायर करके जाएंगे। फायदा क्या होगा? प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट कम होती है। एमर्जिंग टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन वैसे भी अगर आपसे पूछ ले, ये मेन चीज अमर्जिंग टेक्नोलॉजी का भाई इंटेलिजेंस एजेंसीज पे क्या इंपैक्ट है? ऑटोमेट कर देते हैं बहुत सी चीजों को, जो ह्यूमन काम करता है उसको ऑटोमेट कर दो। डाटा एनालिसिस करना बहुत आसान है, पैटर्न रिकॉग्निशन वगैरह, मशीन लर्निंग में हमने बताया पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए बहुत यूज कर सकते हैं, एस्पियोनेज और वो सारी की सारी चीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत सी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, बहुत से रेपिटेटिव टास्क को हमने जो है ऑटोमेट कर दिया, जो इंटेलिजेंस गैदरिंग में काम आएगा। डाटा एंट्री है, डाटा पैटर्न रिकॉग्निशन है, वो सारे के सारे काम ऑटोमेट कर दिए। कलेक्ट करना, एनालाइज करना डाटा, पूरा को पूरा डाटा साइंस है वो। एक्यूरेसी गैदरिंग की, डाटा गैदरिंग का एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, राइट। सो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है ये, ब्लॉक टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस गैदरिंग में हेल्प हो सकता है इसका, क्योंकि ये बहुत ही सिक्योर और टेम्पर प्रूफ सिस्टम है, ये सिक्योर्ड सिस्टम है। काउंटर इंटेलिजेंस में बहुत हेल्प हो सकता है इसका, कोई एक इंडिविजुअल इसको कंट्रोल नहीं करता, सिक्योर है और टेम्पर प्रूफ है, तो ये इसका बेनिफिट है। डाटा को आप ब्रीच नहीं कर सकते, ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा एडवांटेज इतना सिक्योर है कि डाटा को आप ब्रीच नहीं कर सकते। क्वांटम कंप्यूटिंग और उसका रोल क्या है इंटेलिजेंस गैदरिंग में? क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, अभी बड़ा नई फील्ड है ये। तो बेसिकली जो कुछ एल्गोरिदम होते हैं जो कोडिंग में होते हैं, उनको डी कोड करना, एनक्रिप्शन एल्गोरिदम जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, रखते हैं, तो नया एक बेसिकली इंटेलिजेंस गैदरिंग टूल और टेक्निक्स इससे डेवलप किया जा सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग का क्या फायदा होगा? सर, एनक्रिप्शन एल्गोरिदम को ब्रेक करने के लिए, कंप्लेक्स सिस्टम को सिमुलेट करने के लिए, ये 2-4 नाम याद रखने आपने। होता क्या एनक्रिप्शन एल्गोरिदम? ये मैथमेटिकल प्रोसीजर होता है जो डाटा को किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में डाल देता है, सो दैट उसको ट्रांसमिट किया जा सके। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था एक, कि आप कैसे इंफॉर्मेशन आगे भेजोगे पकड़ी ना जाए, एनक्रिप्शन करके। सिमेट्रिक एनक्रिप्शन एल्गोरिदम, एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन एल्गोरिदम, थोड़ा सा टेक्निकल लोग जो हैं इसको देख के जाएंगे, ये उनके काम का है। आपके अंदर, आप में कंप्यूटर इंजीनियर भी बैठे हुए हैं, बाकी भी बैठे हुए हैं, तो आपको पता है कैसे कैसे आपको ये सारे का सारा करना है। डिजिटल सिग्नेचर कई बार इंटरव्यू में पूछा है, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, और ये जो मैंने डॉक्यूमेंट आपको दिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत से वो टॉपिक मैंने डाल दिए हैं जो लास्ट टाइम जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के इंटरव्यू में पूछे गए थे। तो ऑब्वियसली असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, तो मैंने ये आपको डाल के इसमें दे दिए। डिजिटल सिग्नेचर एक मैथमेटिकल स्कीम है जो आपके साइन को, आपके डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है ये, जो क्रिप्टोग्राफी यूज करके बनाया जाता है। प्राइवेट की होती है,
और जिसका सीक्रेट नंबर ओनली जो साइन करता है उसको पता होता है। कहाँ यूज करते हैं डिजिटल सिग्नेचर को? मेल के लिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, ऑनलाइन पेमेंट के लिए, इन सब में यूज करते हैं। ओके सो ये आई थिंक वो हमने डिस्कस किया था। इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज क्या हैं जो इंडिया फेस कर रहा है अभी? व्हाट आर द वेरियस इंटेलिजेंस सिक्योरिटी जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज जो इंडिया फेस कर रहा है प्रेजेंटली? एक तो टेररिज्म का है, ये कुछ वैसे मैं आपको एक डेडिकेटेड डॉक्यूमेंट दूंगा जो करंट से रिलेटेड इश्यूज है, उसका डेडिकेटेड डॉक्यूमेंट मिलेगा। लेकिन वो पॉइंट हैं जो करंट में नहीं होते लेकिन हमेशा आपको पता होना चाहिए कि भाई बताओ इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज क्या है इंडिया के। सर टेररिज्म सबसे बड़ा चैलेंज, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, धर्म के नाम पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हो जाए, सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो टेररिज्म है, टेररिस्ट अटैक्स, साइबर अटैक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया को आज की डेट में। इनसर्जेंसी सिक्योरिटी जो बेसिकली सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, किसी स्टेट में कुछ लोग बोले साहब हमें अलग हो जाना है, जैसे नेक्सलाइट मूवमेंट है, नेक्सलाइट्स बोलते हैं हम तो इंडिया का पार्ट नहीं है, हमें अलग हो जाना है। बॉर्डर सिक्योरिटी दूसरा चैलेंज है। इलीगल इमिग्रेशन, बांग्लादेश से आ जाना लोगों ने, वो भी एक सिक्योरिटी थ्रेट है। गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके लिए? नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बनाया गया था जो कोऑर्डिनेट करता है साइबर क्राइम्स को हैंडल करने के लिए। बेसिकली गवर्नमेंट काम कर रही है। इंसर्जेंसी को हैंडल करने के लिए नंबर ऑफ मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं नॉर्थ ईस्ट वगैरह में। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नेक्सलाइट्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं। इंडिया की सिक्योरिटी को नए थ्रेट्स के हैं, आपने नाम याद रखना कि साइबर थ्रेट एक बहुत बड़ा थ्रेट है, साइबर सिक्योरिटी। क्लाइमेट चेंज भी एक थ्रेट है सिक्योरिटी को, इंटरनल सिक्योरिटी को। अगर वाटर रिसोर्स कम हो जाएंगे तो स्टेट्स में लड़ाई चलेगी, इंटरनल सिक्योरिटी है वो भी, अगर लड़ाई झगड़े बढ़ गए। नए टाइप का टेररिज्म, डेमोग्राफिक चेंजेस, जो एज है अभी प्रेजेंटली 35 साल से कम 65% पॉपुलेशन है, इसका बेनिफिट हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो सारे ओल्ड हो जाएंगे, वो भी सिक्योरिटी को एक थ्रेट है। नई टेक्नोलॉजी अपने आप में, जैसे ड्रोन के थ्रू अटैक हो रहे हैं, ड्रोन अटैक कर रहा है, रोबोटिक्स का एक चैलेंज है। इंडिया को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? इंडिया को अपनी सिक्योरिटी एनफोर्समेंट एजेंसीज को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जैसे आप लोगों को रिक्रूटमेंट मिलेगी, आप अच्छा काम करोगे। क्लाइमेट एक्शन लेना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अनएम्प्लॉयमेंट से भी एक सोशल सिक्योरिटी को चैलेंज मिलता है, जैसे बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया गया, इंटरनल सिक्योरिटी था, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज था वो बहुत बड़ा। उनको अगर इंटेलिजेंस गैदरिंग होती, इफेक्टिव होती, तो प्राइम मिनिस्टर को बताते कि ऐसा कुछ ना किया जाए। अब एक गलत डिसीजन और देखो प्राइम मिनिस्टर भी हट गया, कंट्री में कितना ट्रबल आ गया, राइट। बॉर्डर मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? कैसे बॉर्डर को मैनेजमेंट करना चाहिए? तो आपको कई बार पूछता है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनका नाम, बीएसएफ कहाँ होता है, आईटीबीपी कहाँ होता है, एसएसबी कहाँ होता है, असम राइफल्स कहाँ होता है, फिर आपका जो नेवी है, वो सारी चीज़ें, मतलब कौन कौन सी कंट्री, 7 कंट्रीज हैं इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, उनका नाम पता होना चाहिए आपको। और अलग अलग चैलेंज है। मैरीटाइम मतलब समुद्र, टेरिटोरियल 12 नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल मतलब डिस्टेंस, कितने नॉटिकल माइल तक इंडिया है, आप बोलते हैं कि 12 नॉटिकल माइल, और इंडिया की टेरिटरी हो। फिर कॉन्टिग्यूअस जोन आता है, यहां तक आप पीछे दौड़ सकते हो किसी के। फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं 200 नॉटिकल माइल तक आप। इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर कितने किलोमीटर का है? हम ये सारे के सारा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इंडिया का है, हम मानते हैं इसको, तो ये 106 किलोमीटर। इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, तो सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर है हमारा इंडिया चाइना 3488, ये सारा, लेकिन इसमें पीओके चाइना ने ऑक्युपाई किया हुआ है गलत तरीके से। कोस्ट लाइन जो है हमारा 7516 किलोमीटर, और इंडिया बांग्लादेश का जो है वो भी हमारा
4000 है। तो इंडिया बांग्लादेश जो है वो इंडिया चाइना से ज़्यादा है, तो बांग्लादेश बॉर्डर बहुत ज़्यादा है हमारा, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ है। कैसे मैनेज करना है, तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के अलग चैलेंजेस हैं, चाइना बॉर्डर के अलग चैलेंजेस हैं, बांग्लादेश में अब एक इलीगल इमिग्रेंट वो ट्रबल आ रहा है, स्मगलिंग का आ रहा है, नेपाल के साथ भी इशू चल रहा है, म्यांमार का ड्रग ट्रैफिकिंग, भूटान के साथ इश्यूज हैं। तो ये कुछ, तो क्या किया जा सकता है, ये जो आप आधार कार्ड आइडेंटिटी कार्ड बनाने की ट्राई कर रहे हैं, इंस्पेक्शन सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी सॉल्व कर सकती है प्रॉब्लम को। बॉर्डर एरियाज को डेवलप करना पड़ेगा, ये हमें करना पड़ेगा। इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट बनाना है। इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री, वैसे तो होम मिनिस्ट्री है, नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करना, नक्सलाइट प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना, बेसिकली कंट्री को डेवलप करना, एक सोशियो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इंटरनल सिक्योरिटी को प्रॉब्लम फ्रेंड्स तब आती है जब कंट्री के अंदर के लोग बहुत सेटिस्फाइड नहीं हैं, जैसे बांग्लादेश में हुआ। तो सबसे पहले तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट, लोगों का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी पे फोकस, जो एजेंसीज हैं बड़ी स्ट्रांग हो, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। कंधार के केस में यही देखा गया कि लोग अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, सब लोगों को अपना काम ढंग से करना है, और इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं वो बड़े इफेक्टिवली काम करें। तो आप जैसे लोग जब ज्वाइन करें, अच्छा काम करें। ये डॉक्यूमेंट ले लो, इसको गो थ्रू करो, सो दैट यू कैन आंसर द क्वेश्चंस इन योर इंटरव्यू। थैंक यू।